भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब 1892 से लेकर 1909 के बीच में भारत में कौन कौन सी गतिविधियां चल रही थी, क्या कुछ दशा और दिशा हो रही थी भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों की। जैसे मैंने बताया कि 1892 के बाद बाल गंगाधर तिलक सक्रिय हो जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस में एक जोश आ जाएगा। अब कांग्रेस अनुनय विनय और प्रार्थना की रणनीति को छोड़कर डायरेक्ट एक्शन पर आ जाएगा, सीधे अड़ के अपनी बात रखने लगेगा, वो स्वशासन की मांग करने लगेगा। बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस बात पर अड़ जाएंगे और उनका एक अलग समर्थक दल होगा जो स्वराज्य की मांग रखेगा। अर्थात अब मांग उठने लग गई थी कि कम से कम कुछ क्षेत्रों पर हमारा स्वराज्य भी होना चाहिए, हमारा भी शासन होना चाहिए, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अब भारत उस जवान बेटे की तरह हो चुका है जिसको एक आदर्श पिता की भांति आपको कुछ जिम्मेदारियां सौंप देनी चाहिए, और इस जिम्मेदारी की मांग वो अड़कर करने लगे थे। ठीक है, तो एक तरफ ये नजर आ रहा था, दूसरी तरफ अब जो वायसराय आएंगे वो अपनी गलत नीतियों के लिए बहुत ज्यादा चर्चित रहेंगे। उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। तो 1862 के बाद जो पॉलिसी इन्होंने ढुलमुल रवैये के साथ अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उसको पुख्ता बनाने का जिम्मा जाता है, पुख्ता बनाने का क्रेडिट जाता है किनको? लॉर्ड कर्जन को। उन्होंने इसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपने चरम तक पहुंचाते हुए भारत के दो टुकड़े कर दिए 1905 में। कहां कहां पर? एक पश्चिम बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल, अर्थात बंगाल विभाजन हो गया 1905 में। ठीक है, बंगाल विभाजन उन्होंने जिस उद्देश्य से लाया था, उनका सोच रहा था, हालांकि उन्होंने अपने पेपर में डॉक्यूमेंट्स में यही लिखा है कि बंगाल चूंकि भारत का सबसे बड़ा प्रोविंशियल स्टेट है, सबसे बड़ा प्रांत है, और इतने बड़े प्रांत को किसी एक अधिकारी के द्वारा या एक प्रशासनिक इकाई के द्वारा प्रबंध कर पाना या मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको दो भागों में बांट रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया जान रही है, सारे लोग समझ चुके थे कि इस विभाजन के पीछे उनका इंटेंशन कुछ और ही था। इंटेंशन था हिंदू बहुल राज्य को एक तरफ करना और मुस्लिम बहुल राज्य को दूसरी तरफ करना, अर्थात हिंदू मुस्लिम के भेद के साथ इसको विभाजन कर देना। तो खुद डालो और शासन करो नीति की पराकाष्ठा थी, चरम था। हालांकि ये पासा उनका बिल्कुल उल्टा पड़ा। ठीक है, कैसे? उन्होंने सोचा कि दोनों अलग हो जाएंगे तो लड़ेंगे, लेकिन यहां पर तो लोग राखी मनाने लग गए। मनाए थे कि नहीं? ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को भारत विभाजन या बंगाल विभाजन अस्तित्व में आया। पूरे बंगाल प्रांत के अर्थात पश्चिम और पूर्वी बंगाल मिलाकर सभी हिंदू और मुस्लिम लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया उस दिन को। एक तो शोक दिवस मनाया और दूसरा उसी दिन उन्होंने एक दूसरे को राखी बांधकर रक्षाबंधन भी बनाया कि आप क्या हमको अलग करोगे, हम तो अभी भी भाई भाई हैं, देखो। ठीक है, तो इससे उनको समझ में आ गया कि अभी मामला और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी इतना इनमें फूट पड़ा नहीं है। लेकिन तभी वो जो सर सैयद अहमद खां वाला टीम था ना, उनका एक हिस्सा जो अंदर ही अंदर काम कर रहा था वो एक्टिव हो जाता है। ढाका के एक नवाब थे आगा खां, क्या नाम था? आगा खां। वो और उनके कुछ मेंबर्स मिलकर दबे पांव अंडर ऑफिस मीटिंग करते हैं, ब्रिटिश काउंसिल से जाकर या ब्रिटिश के वायसराय के टेबल में जाकर मीटिंग करते हैं, और कहते हैं ना कि सारी की सारी टीम एकजुट है, फिर अचानक अकेला कोई व्यक्ति आएगा और उस पर मीटिंग कर लेगा। ठीक है, वैसी मीटिंग हुई थी और मीटिंग से इनको बड़ा एक हौसला मिला कि हाँ भैया अब काम बन जाएगा। इन्होंने मीटिंग करी, अपने हितों की बात की, और अपने हितों की बात पर अंग्रेज जैसे चाहते ही थे कि ये काम होना ही चाहिए, तुरंत के तुरंत उनके हर रिक्वायरमेंट को मान लिया गया। और रिक्वायरमेंट के बाद एक नई कमेटी बनी जिसको क्या कहा गया? मुस्लिम लीग कमेटी कहा गया। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। इस लीग के माध्यम से मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे मांग को मानने के लिए ब्रिटिशर्स तैयार हो गए। ठीक है, उन्होंने कहा भी कि ठीक है आप एक कमेटी बनाओ। एक कमेटी बनी थी सर अरुंडेल कमेटी। क्या नाम था? अरुंडेल कमेटी। ये अक्टूबर 1906 में गठित होगी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। अक्टूबर 1906 में क्या करेगी? अरुंडेल कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, और इसी रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में एक नया एक्ट पारित हो जाएगा जिसको कहा जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। क्योंकि इस समय मार्ले और मिंटो दोनों वायसराय और भारत सचिव के पद पर थे, और इसीलिए इस एक्ट के द्वारा जो भी रिफॉर्म किया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा?
मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस पे अलग अलग चीजें थी। जैसे अभी तक अधिकार क्या था, बजट पर वोट नहीं देने का अधिकार था, अब बजट पर ही वोट दे सकते थे, ये रिफॉर्म हो गया। फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की जा सकती थी, उसको भी रिफॉर्म करके क्या कर दिया गया, क्रॉस क्वेश्चन को अलाउ कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इसमें क्या था, मुस्लिमों की उस मांग को मान लिया गया जिसमें कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम सामने आता है। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को यहां पर जन्म दिया गया। यह एक नवीन व्यवस्था थी जिसके बारे में लॉर्ड कर्जन ने कहा भी था कि हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से भारत में एक ऐसा बीज बो रहे हैं जिसका फल काफी जहरीला होगा। ठीक है, और वास्तव में हुआ भी वही। ठीक है, आप देखेंगे 1940 के बाद सेपरेट पाकिस्तान कंट्री की मांग बहुत तेजी से उठने लगी, और ये वही फल है जिसकी बीज 1906-9 में बोया गया। ठीक है, ये व्यवस्था क्या थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही लोग पर्टिकुलर लोगों को वोट करेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास यहां कितने लोगों को चुनकर भेजा जाना है, 10 लोगों को। ठीक है, इनको दो भागों में बांट लो, 5 मुस्लिम लीग या मुस्लिम संप्रदाय से और 5 शेष भारतीय संप्रदाय से। ठीक है, यहां देश के आबादी को भी बांट लेते हैं हम लोग इतने में। यहां पर कितने लोग हैं, 50 लोग हैं, 50 मुस्लिम से। ठीक है, और बाकी में 300 या 500 सारे कम्युनिटीज को मिलाकर है, हिंदी मुस्लिम, हिंदू सिख ईसाई जैन पारसी और कहां कहां से आए हैं, यूरोपियन इंडो यूरोपियन, सभी लोगों को मिलाकर कितने लोगों की संख्या है, 500। इन 5 लोगों को चुनेंगे कितने लोग, 5 लोगों को केवल यही 50 लोग वोट करेंगे। 50 लोग चुनकर कितने भेज दिए, 5, और बाकी 5 को चुनने के लिए कितने लोगों को काम करना पड़ा, 500 लोगों को। ठीक है, तो ये व्यवस्था कहलाती थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, अर्थात अपने प्रतिनिधि का चुनने का अधिकार केवल पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, और ये प्रयोग उनका इतना सफल रहा कि इसमें कई बार एक्सटेंशन की बात कही गई। 1909 में इसी को एक्सटेंड करके यूरोपीय जो होंगे, यूरोपीय ईसाई होंगे, उनको भी चुन लिया जाएगा कि अब यूरोपीय ईसाई को केवल यूरोपीय ईसाई वोट करेंगे, और ये व्यवस्था अभी 2019 तक चलता रहा। एंग्लो इंडियंस को हम क्या करते थे, नॉमिनेट करते थे, क्योंकि उन संख्या माइनॉरिटी में आती थी। ठीक है, फिर सिखों को भी यही मौका दे दिया गया कि सिखों को केवल सिख वोट करेंगे। आगे आने वाले दिनों में दलित परिवार को भी इससे जोड़ दिया जाएगा, दलितों को केवल दलित वोट करेंगे। तो फिर भारत में बचा कौन, कहां डेमोक्रेसी आ रहा है, सब अपने अपने कम्युनिटी के लिए लड़ रहे हैं, अपने अपने कम्युनिटी का मेजॉरिटी चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था थी इसी को कहा गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, और इसकी शुरुआत सबसे पहली का विस्तार कर सकता है। युद्ध के माध्यम से माइनॉरिटी में आती थी। ठीक है, फिर सिखों को भी यही मौका दे दिया गया कि सिखों को केवल सिख वोट करेंगे। आगे आने वाले दिनों में दलित परिवार को भी इससे जोड़ दिया जाएगा, दलितों को केवल दलित वोट करेंगे। तो फिर भारत में बचा कौन, कहां डेमोक्रेसी आ रहा है, सब अपने अपने कम्युनिटी के लिए लड़ रहे हैं, अपने अपने कम्युनिटी का मेजॉरिटी चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था थी इसी को कहा गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, और इसकी शुरुआत सबसे पहली
ऐसी व्यवस्था थी जहां सीटें केवल मुसलमानों के लिए आरक्षित थी और केवल मुसलमानों पर ही मतदान होता था। मुस्लिम्स अगर इलेक्शन में खड़े होते हैं तो ओनली मुस्लिम्स, चाहे जितने भी हों उस एरिया में, वही लोग वोट करेंगे। एक तरफ मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं और मेरे गांव में बहुत सारे अदर कम्युनिटी के हैं, तो मुझे जीतने के लिए 300-500 वोट चाहिए, और दूसरी तरफ 5-10 मुस्लिम भाई हैं, उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होगा तो 5-6 मुस्लिम भाई वोट कर देंगे और वो जीतकर हमारे बगल में, मतलब मेरे बगल में खड़ा हो जाएगा। ये व्यवस्था थी। ठीक है। पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। ये पहले व्यक्ति एस एन सिन्हा थे। ठीक बोल रहे हो आप, वहां पर वो तीन अलग थे। एस एन सिन्हा का अपॉइंटमेंट कहां पर होगा? 1909 में होगा। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेना, अगर वहां लिखे तो उसको काट देना। नेक्स्ट है, लिखिए 1909 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। और पाकिस्तान अभी क्या ऐसा हो सकता है